Guys, welcome back to Ayush Kumar लाइव चैनल। आज है 26 मार्च 2022 और आज हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो जो वॉर चल रही है उसके बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो नंबर्स मैंने लिए फ्रॉम इंटरनेट एंड विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी व्हाट रशिया इज प्लानिंग एंड व्हाट यूक्रेन इज प्लानिंग, और दोनों के बीच में मतलब दोनों का डिफरेंसेस क्या है, दोनों के आउट रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो विल डिस्कस दिस। मैंने कुछ नंबर्स इंटरनेट से लिए हैं एंड मेड माय एनालिसिस ऑन दैट। तो डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं बिफोर डिस्कसिंग क्या हो रहा है। तो इफ़ आई कैन शो यू द मैप हियर, तो ये रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर है और फिर उसके साथ आपको बेलारूस और यूक्रेन एग्जैक्टली बॉर्डर शेयरिंग करते हुए दिखेगी। नीचे ब्लैक सी और क्रीमिया है। तो व्हाट हैपेंस इज, जो क्रीमिया वाला पार्ट है दैट वाज टेकन बाय रशिया इन 2014 इटसेल्फ, इन मार्च 2014, क्योंकि उस समय भी एक टेंशन हुआ था जब यूक्रेन वाज अलाइंग टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन मोर देन दिस रशिया थिंग। जब उन्होंने बिजनेस एंड देन अलायंस बनाने शुरू किए तो उन्होंने उस समय भी एक वॉर हुई थी छोटी सी, जिसमें क्रीमिया वाज टेकन बाय रशिया। देन कुछ दिन के बाद टेंशन कम हुआ, बट अगेन व्हेन यूक्रेन ट्राइड टू पार्ट ऑफ बीइंग नाटो अलायंस और फिर वो वेस्ट की तरफ जाने लगा, देन रशिया स्टार्टेड अ वॉर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, क्योंकि यू नो बिटवीन रशिया एंड यूएसए देयर आर टू मच ऑफ डिफरेंसेस। तो उन्होंने यहाँ से एक स्पेशल वॉर तो नहीं कहा, स्पेशल ऑपरेशन बोला, बट दे स्टार्टेड अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। सो यहाँ से वो आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है उन्होंने। दिस इज ब्लैक सी, यहाँ से भी वो अभी मतलब तीनों तरफ से। एंड देन बेलारूस बॉर्डर इज ऑल्सो हेल्पिंग टू रशिया टू दिस थिंग अटैक यूक्रेन। और अगर आप इमीडिएट बॉर्डर देखें उसके बाद तो पोलैंड आता है, एंड दीज आर द पार्ट्स वेयर दीज आर नाटो कंट्रीज। तो दीज कंट्रीज बेसिकली एक्टेड एज अ बफर फॉर देम कि वो यूरोपियन यूनियन, नाटो अलायंस और रशिया के बीच में। बट व्हेन यूक्रेन स्टार्टेड अलाइंगिंग टू दिस नाटो अलायंस, देन वो एकदम बॉर्डर पे आ जाते। तो दैट इज़ वन कंसर्न ऑफ रशिया, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग एग्रेसिव ऑन दिस, क्योंकि उनके जो वो है सेफ्टी कंसर्न्स वगैरह जो वो बोल रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दिस है। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड कि अभी हो क्या रहा है। आप एक बार मैप क्लोजली देख लीजिए and then we'll see what next. तो कमिंग बैक टू आवर एनालिसिस, तो अभी तक हमें पता है कि बैकग्राउंड क्या है इस वॉर का, और आगे जो भी स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें, रशिया इज़ अ बिग सुपर पावर कंपैरेटिवली। अगर यूक्रेन करें तो यूक्रेन इज़ अ वेरी स्मॉल मिलिट्री पावर कंपैरेटिव टू रशिया। तो दोनों ने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई। रशिया हैज इट्स ओन कंसर्न कि उनके बॉर्डर एरिया में दे डिड नॉट वांट कि नाटो अलायंस में शुड कम टू देयर बॉर्डर एरिया, और उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और वो चाहते हैं कि दे शुड नॉट लीन टुवर्ड्स ईयू और नाटो और से। बट अब यूक्रेन क्या कर सकता था? इफ यू हैव नोटिस्ड, यूक्रेन डिड नॉट गिव हार्ड फाइट ऑन द बॉर्डर्स टू रशिया व्हेन दे वर एंटरिंग, बट दे आर गिविंग हार्ड फाइट व्हेन दे एंटर्ड इनसाइड। बिकॉज क्या होता है, जब आप बॉर्डर पे लड़ रहे हो तो दैट इज स्पेशल ऑपरेशन जो वॉर जो भी आप बोलिए, तो आपको एक इंटरनेशनल वो नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलेगा कि एक दो बॉर्डर कंट्रीज लड़ रही हैं, दैट इज वन सिनेरियो। बट व्हेन रशिया एंटर्ड यूक्रेन, वो इन्वेजन की कैटेगरी में आ गया। तो अभी उसके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इंटरनेशनल अलायंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाके बोलने के लिए कि ये तो इन्वेजन कर रहे हैं, दिस इज नॉट वॉर, दिस इज नॉट स्पेशल ऑपरेशन, ये इन्वेजन है, क्योंकि वो अंदर तक आ गया। So this is the primary objective, the primary strategy what Ukraine planned. Basically, अगर आप देखें जब स्टार्ट हुई थी, they did not give a hard fight on the border area, even though वो उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे उन्होंने सारे। और अब क्या है, रशिया एंटर्ड यूक्रेन, तो अब वो सिविलियन एरिया में they cannot use their like modern military weapons। उन्होंने अभी तक अपने स्मॉल स्केल वेपन्स ही यूज़ किए हैं। अभी तक उन्होंने कोई अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स या अपने जो सुपरसोनिक मिसाइल ये सब यूज़ किया है। ये दे आर जस्ट यूजिंग एयरक्राफ्ट एंड देयर आर्मी पार्ट्स, मतलब भी। तो ये रशिया का, अगर मैं कंपैरेटिव में यह नंबर एक जगह नंबर डाल दूँगा जो कंपैरिजन है
मिलिट्री पावर ऑफ यूक्रेन एंड रशिया अगर मैं कंपेयर करके बताऊँ करके, तो मिलिट्री पर्सनल 8,50,000 के अराउंड है रशिया के पास, एंड इट्स ओनली अराउंड 20K फॉर यूक्रेन. Aircraft more than 4,000 Russia. Around 200-300 Ukraine. Armored vehicles more than 3,000 for Russia, and then 1,200-1,300 for Ukraine. Fleet more than 600 for Russia, and Ukraine has around 30-35. Nuclear weapons 6,055. Ukraine has none. Tanks 12,420 और अराउंड 2,500 यूक्रेन के पास है. अब ये तो पता चल गया कि यूक्रेन कैन नॉट फाइट रशिया इन अ बिगर रन, ये नंबर्स बता रहे हैं जो मैं अभी डाल भी दूँगा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे हम पे इन्वेजन हो रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड पुट प्रेशर इकोनॉमिकली एंड थ्रू इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट. तो वो हुआ, वो उनका जो उनकी स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही थी वो इम्पैक्टफुल रही, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें 114 कंट्रीज ने पॉजिटिवली अगेंस्ट रशिया वोट किया कि ये इन्वेजन गलत है. और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में ये हुआ कि रशिया को कंडेम करना चाहिए, एंड देन कंडेम लाइक 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग सम 3-4 कंट्रीज लाइक. तो ये भी देखा लॉट ऑफ सैंक्शन, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, अभी मैं पढ़ देता हूँ. तो 43 more than 43 countries imposed sanction on Russia. तो उनकी जो बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज थी, more than 5-6 कंपनीज, उनके मार्केट वैल्यू में 30% से 70% की डिक्रीज हो गई, गिर गई वैल्यू. सो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल झटका था. अपार्ट फ्रॉम दैट दे have a lot of sanctions on people individuals from Russia जो millionaires है, जो businessmen हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ. फिर रशिया पे ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस थे जो इंटरनेशनली अगर कोई ट्रेड या बिजनेस करता है रशिया के साथ, तो वो सैंक्शंस भी लगे हुए थे. ऑल्सो बहुत सारे वेसल्स और जो पर्सनल वेसल्स और यार्ड्स हैं वो हुए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंक्शन वाज स्विफ्ट बैन. स्विफ्ट इज अ टेक्नोलॉजी जो एक कोड होता है बेसिकली, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है. तो कोई भी बिजनेस करने के लिए किसी भी कंट्री को वो कोड यूज़ करते हैं बेसिकली, मोस्ट ऑफ द कंट्री. तो वो बैन होना मतलब रशिया से बाहर का ट्रांजेक्शन इज लाइक डिफिकल्ट नाउ. तो ये कुछ सैंक्शन जो पॉजिटिवली दिखे कि जो रशिया पे लगाए गए, ठीक है. अब इसका इम्पैक्ट अराउंड 3% GDP पे दिख रहा है रशिया का ऑलरेडी, जो मेरे को इंटरनेशनल नंबर मिल रहे हैं. एंड इसके बाद बहुत सारी कंपनी के शेयर्स गिर गए, रूबल्स की वैल्यू गिर गई. तो ये सारे इम्पैक्ट हैं. अगर रशिया विल फियर अबाउट देयर वेलबींग, लाइक उनकी इकोनॉमी अगर बहुत नीचे जा रही है, देन इंटरनल डिस्प्यूट्स आएंगे बहुत ज़्यादा, जो प्रॉब्लमेटिक हो गए इन फ्यूचर, क्योंकि ग्रोथ कम हो जाएगी रशिया की. तो ये यूक्रेन का पार्ट था कि उन्होंने ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान की कि एज एन इन्वेजन दिखाया जाए, अंदर उसके उस पर इंटरनेशनली प्रेशर बनाया जाए. ऑल्दो रशिया क्या कर रहा है, इज ट्राइंग टू लाइक बीइंग अग्रेसिव, क्योंकि दे सेड लाइक अगर हमारी सिक्योरिटी पे इशू आएगा देन विल डू व्हाटएवर टू सेव आवर कंट्री. तो वो क्यों बना रहा है. अब ये सारी चीज़ें हो गई कि मिलिट्री पावर है, पीपल सपोर्ट है. अब हम खुद के बारे में देखें, व्हाट इज इंडियाज कंसर्न करेंटली ऑन दिस वॉर. तो 3-4 कंसर्न है जो इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोन अलायंस विद रशिया आल्सो, और इंडिया इज बिल्डिंग अलायंस विद यूएसए आल्सो. तो ये पहली चीज़ तो वो डिस्प्यूट्स होंगे, तो आपको चूज करने के लिए बहुत सारी सिचुएशन में आएगा. जैसे कि अभी अभी करंट में जो इशूज़ है वो होगा क्योंकि इंडिया जस्ट बॉट S-400 फ्रॉम रशिया, और उसके लिए अभी बस ये सारे, ठीक है. नाउ इंडिया ऑल्सो वांट यूएस टू नॉट पुट सैंक्शन बिकॉज ही इज बाइंग S-400 फ्रॉम रशिया. तो अभी तक तो ठीक था जब डिस्प्यूट नहीं था, बट इट विल इन फ्यूचर नहीं अफेक्ट, क्योंकि यूएसए माइट charge sanctions बिकॉज इंडिया इज बाइंग S-400 फ्रॉम रशिया. तो ये एक इशू हो जाएगा. Then other part will Russia is a major supplier for gas to European countries. अब यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर गैस महंगी होगी
and we know that European countries has a lot of manufacturing plants and companies, तो वो वहाँ पे उनकी इकोनॉमी इन्फ्लेट करेगी, तो वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ की चीज़ें महंगी होगी, बाकी चीज़ें भी महंगी होगी। फिर एक और चीज़ थी जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर इंडिया और रशिया की अलायंस रहती है और यूएस अभी जो हमारा वो था चाइना के साथ कंसर्न था, तो रशिया हैज़ टेकन इंडिया एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर चाइना। तो ये एक अलायंस जो अभी दिख रही थी बनती है कि इंडिया इज द मेजर, इंडिया इज ओनली बिग कंट्री व्हिच कैन काउंटर चाइना इन दिस एशिया पैसिफिक रीजन। तो यूएसए वाज सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट चाइना। अब क्योंकि जब ये इशू हो रहा है और रेज हो रहा है, तो ये मे भी अफेक्ट करे जो अलायंस हमारी यूएसए के साथ हो रही थी टू काउंटर चाइना, तो मे भी वो दिखे थोड़ा बहुत इशू वहाँ पे, तो इतना फेवरेबल ना हो। और सेकंड मोर, अगर ये इशू एक और रेज करेगा कि रशिया और चाइना इज लाइक ओपनली फेवरिंग रशिया, तो रशिया विल क्लोजर टू चाइना कंपेरेटिवली टू इंडिया। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इंडिया चाइना होता है, then might Russia will either not put any effort on it or वो चाइना को प्रोवाइड करेगा। So this is also one big concern that India will have in future। और जो मेजरली एक है जो वर्ल्ड वाइड होगा वो एनर्जी क्राइसिस होगा, क्योंकि एनर्जी यूक्रेन और रशिया का नेचुरल गैस सप्लाई, तो वो इम्पैक्ट होगा ही। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स विच इंडिया विल हैव। और ये जो मेरी एनालिसिस थी बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। तो बताइए आपको कैसा लगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।